नमस्कार विद्यार्थियों। अगर आपने ठान लिया है कि कुछ करके दिखाना है और परिश्रम करने की अगर आपकी जिद है तो सफलता आपके कदम चूमती है। ऐसा उदाहरण हमारे पास सिवनी से अंजलि के रूप में सामने आया है। अंजलि अपने घर की पहली लड़की है जो बाहर निकलकर इस पीएससी जैसे क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। अंजलि ने बड़े संघर्षों के साथ, बड़ी जिद के साथ और जुनून के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त किया है और आज एमपीपीएससी 2020 में सफलता प्राप्त की है। तो पहले तो अंजलि आपको शुभकामनाएं। और आपको कैसा महसूस हो रहा है सफलता को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि एक सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, मुझे लगता है इसके पीछे उसके परिवारों का, टीचर्स का, दोस्तों का, सबका योगदान होता है। तो सबसे पहले तो उन सभी को धन्यवाद कि इस जर्नी में उन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया, जिससे मैं ये कर पाई। और ये बहुत एक अच्छा मौका है जो आगे भी मुझे प्रेरित करेगा आगे अच्छी चीज़ें करने के लिए। आपको नहीं लगता जिस तरह हमारा समाज है उसमें पुरुषों को या लड़कों को तो जल्दी बाहर निकलने मिल जाता है, महिलाओं पर एक अतिरिक्त दबाव नहीं होता कि कुछ करके दिखाना, कि तुमको हमने बड़ी आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है कि तुमको कुछ करके ही दिखाना है? तो ये अतिरिक्त दबाव होता है कि नहीं होता है? ऐसा ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल से, किस फैमिली से बिलोंग करते हो। पर जहाँ तक हम अभी देखते हैं तो लड़कियों के ऊपर अगर वो बाहर निकल रही हैं घर से तो कहीं ना कहीं एक दबाव तो रहता है कि अगर आप बाहर निकले हो तो आपको एक अच्छा परिणाम देना है, ताकि आगे आपकी जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए एक सकारात्मक आप माहौल बना सको, ताकि उनके लिए वो आगे आ सके। बहुत बढ़िया बात कही अंजलि ने कि अंजलि का कहना है कि एक बार अगर परिवार से कोई सिलेक्ट होता है तो परिवार को एक लॉन्च पैड मिलता है, मतलब उसके ऊपर उसके परिजन, भाई बहन अब उससे आगे की तैयारी करने लगते हैं और अंजलि की जो सफलता है उस सफलता में सब शरीक होना चाहते हैं। जब आप यहाँ आई होंगी सिवनी से, तैयारी कर रही होंगी, प्री किया होगा आपने, मेंस दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, तो शुरुआती समस्याएं क्या होती हैं वो आप शेयर करेंगे बच्चों के साथ तो थोड़ा सा अच्छा प्रेरणा मिलेगी उनको। सर सबसे पहले आगे तो यही रहता है कि आप एग्ज़ाम को समझो, क्योंकि एग्ज़ाम को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पहले बार में, क्योंकि आप जब इस फील्ड में आते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो उसमें सच में एक्सपीरियंस क्या है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके, सही मार्गदर्शन मिल सके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि एक सही रणनीति ही होती है जो आपको सफल बनाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, पर आपको सबसे पहले उसमें से सही मार्ग चुनना है और फिर जिस मार्ग को आपने चयन किया हो उस पर आगे बढ़ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब अंजलि कहना है कि पाथ चलने के पहले बटोही पाथ की पहचान कर ले। जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग की पहचान तो कर लीजिए। अर्थात इसका आपके कहने मतलब सिलेबस और पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का क्या महत्व है उसके अध्ययन करने का? सर एग्ज़ाम को समझने का एक सबसे अच्छा साधन होता है उस पुराने पेपर्स। तो सबसे पहले उनका तो हमें अध्ययन करना ही चाहिए कि आयोग किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है या हमें किस पोर्शन को पहले कवर करना है। कुछ पोर्शंस ऐसे रहते हैं जिससे क्वेश्चंस बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, तो उनमें कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और प्रीवियस पेपर तो देखने ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आयोग के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करते हैं। एक प्रश्न यूँ ही पूछ लेता हूँ कि आपने भी संभावित प्रश्न निकाले होंगे कि ये आ सकते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ आने की संभावना दिखती है कि आए हैं वो आपने जो निकाले होंगे? सर कुछ क्वेश्चंस तो बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि नए टॉपिक जुड़े थे, तो उससे लगता था कि हाँ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है तो क्वेश्चन आएंगे। तो वो कुछ हद तक मुझे एग्जाम में देखने को भी मिले थे वो क्वेश्चन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किए थे इस चीज़ में। मतलब विद्यार्थी को और शिक्षकों को इसका विश्लेषण कर विद्यार्थियों के लिए संभावित प्रश्न बताएं तो बहुत बेहतर होगा। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं उनके लिए चीज़ें। अच्छा, किसी उत्तर लेखन में जब हम उत्तर की फ्रेमिंग करते हैं या पूरा उत्तर कई बार लिखते हैं तो फ्रेमिंग का कुछ महत्व है कि अगर सही उसको फ्रेम किया, सही स्ट्रक्चर में रखा तो मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है? हाँ सर, मुझे लगता है कि मेंस के लिए स्पेशली फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, आप हर चीज़ को माइंड में नहीं रख सकते। तो आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चंस इस टाइप में आ रहे हैं तो मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगी। जैसे अगर हम भारतीय इतिहास की बात कर लें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, तो आपका एक फॉर्मेट बना होना चाहिए वहाँ पे कि सामाजिक जीवन आएंगे तो मैं ये पॉइंट्स के अंतर्गत लिखूंगी। तो इसमें ऐसा होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं बनते, पर अगर आपके पास फॉर्मेट है तो आप बोलते सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मेटिंग तो होनी चाहिए, और ये फॉर्मेटिंग पढ़ाई के दौरान ही होती है।
ऐसे नहीं कि आप अलग से फॉर्मेटिंग करने बैठो, तो नहीं, पढ़ाई के दौरान ही आपको एक फॉर्मेट होना चाहिए माइंड में। आपने किस तरह की होगी फॉर्मेटिंग? हाँ सर, जैसे मेरा ऐसे कि मैं मेंस की जब तैयारी करती थी तो कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे एक पॉइंट आया, कोई भी जैसे अशोक पूछ लिया, तो उसमें 3 नंबर में मैं ये पॉइंट्स दूंगी। तो ऐसा कोई भी राजा आया तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए किस वंश का था, फिर उसकी राजधानी क्या थी, कि क्या उसने अच्छे काम किए। तो ये एक फॉर्मेट बना होता था मेरा, तो मैं उसी को लेकर चलती थी। और इसने बहुत ज़्यादा मुझे मेंस में हेल्प भी किया है कि कुछ योजनाएं ऐसी आती थी जो मुझे पता नहीं है, तो उसके 2 पॉइंट तो सपोज मुझे पहले से तैयार थे कि उद्देश्य ये ही होना चाहिए उनका। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे। बहुत बढ़िया। एक बच्चे एक बार और पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े हम, मतलब हमारा प्रतिदिन की पढ़ाई के घंटे क्या होने चाहिए? सर ये तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। कुछ लोग 6 घंटे में बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा 10 घंटे समथिंग मैं नहीं पढ़ पाती थी, तो 7 से 8 घंटे मेरे प्रॉपर, पर हाँ 7 से 8 घंटे डेली होने चाहिए, वो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, टाइम डिपेंड नहीं करता, वो आपका इंडिविजुअल है, आप जितना टाइम चाहें दे सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि फोकस हो, जी सर, निरंतरता हो, जी सर, और जितना समय दे उसकी प्रोडक्टिविटी आनी यस चाहिए। सर। दूसरा प्रश्न आता है कि वे बच्चे सोचते हैं कुछ चीजें छोड़नी चाहिए कि सब कुछ पढ़ना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए? सब मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख के तो पहला बच्चा डर जाता है बहुत ज़्यादा, और उसका सिलेबस भी इतना अथाह सिलेबस है कि अगर आप पूरा कवर करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो। तो पहली प्रायोरिटी तो ये रहती है कि आप प्रीवियस पेपर देखें, आयोग ने किन पोर्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, तो सबसे पहले आप उन पोर्शन को कवर कीजिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पूरे पोर्शन को कवर कीजिए, क्योंकि छोड़ना कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है। पर अगर पहले प्रायोरिटी देखें तो पहले उस पोर्शन को कवर करना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 2021 में जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? सर अभी जैसे मेंस में टाइम तो बहुत कम बचा है, तो अभी यही रहेगा कि आप जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करें, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग ही होती है जो आपको सफल बनाती है। तो अभी सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि जितना आप लिख सकते हैं पेपर्स लिखें। अगर आपको कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वैसे करें, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप वैसे करें, पर आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मुख्य परीक्षा निकाल चुके होते हैं, पर साक्षात्कार नाम सुनते ही भय पैदा हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ भय आपने कैसे दूर किया होगा? सर जैसे साक्षात्कार को बोलते हैं कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो कोई एक दिन में तो सीखता नहीं है। आपका जो जीवन अभी तक रहा है वो हर पड़ाव आपका कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए सहायता करता है। और जैसे कि हम प्री की तैयारी करते हैं उसकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, मेंस की अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो वहीं इंटरव्यू के लिए भी एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। तो इसके लिए आप अपने टीचर्स से, अपने दोस्तों से गाइडेंस ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब मध्य प्रदेश की जो लड़कियां हैं जो इस दिशा में पीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रही हैं, या तो आप जैसे सिवनी जिले में हैं, किसी गांव में हैं, चाहे वो विंध्य प्रदेश हो या चंबल का क्षेत्र हो या निमाड़ का क्षेत्र हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस तरह आप सशक्त होकर एक पद प्राप्त किया है आपने अपनी जिद से, अपनी ताकत से, अपने परिश्रम से, तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं का और स्त्रियों का और लड़कियों का आप कैसे प्रेरित करेंगी? थोड़ा 2-4 संदेश देंगे तो बड़ी ताकत उनके भीतर आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ सब, मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहला प्रयास तो उनकी फैमिली का होता है इस चीज़ में। और जैसे कि मैंने इस चीज़ में सफलता प्राप्त की है, तो कहीं ना कहीं मैं एक मोटिवेशन का काम करूँगी। जब तक लड़कियाँ आगे नहीं आएंगी तो वो सफलता प्राप्त नहीं करेंगी, और सफलता प्राप्त नहीं करेंगी तो जो अगली पीढ़ी है उनके लिए मोटिवेशन का काम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज़ में आई हूँ तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग इस चीज़ में अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे वही लगता है कि जैसे जितनी ज़्यादा लड़कियाँ इस चीज़ में आगे आएंगी तो उससे वो संख्या और बढ़ती जाएगी। में वो सारे गुण, सारी शक्ति होती है, उन्हें सहारा नहीं अवसर की आवश्यकता मिलती है। इसलिए मेरा भी माता पिता से, परिजनों से निवेदन है कि अवसर प्रदान करें, वो सब कुछ खुद करके दिखा देंगी, ऐसी क्षमता उनके पास है। और आज क्षमता के रूप में अंजलि हमारे पास मौजूद है। तो बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपका जीवन बहुत अच्छा रहे और इस मध्य प्रदेश के लिए आप एक अंजलि जो है एक सशक्तिकरण का एम्बेसडर बनकर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।